Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है एंड आज का टॉपिक इस वीडियो में है प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव एंड इट्स यूजेस एंड इसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव और उसके बाद इसी प्रकार से और कुछ पॉइंट्स है यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो बची हुई जानकारी है वह इस वीडियो में आज खत्म कर दी जाएगी और नेक्स्ट वीडियो जीरंड से स्टार्ट होगा। तो पिछले वीडियो में भी इससे पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव के यूजेस के विषय में बात की गई थी। उसी तरह से अब वो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव के विषय में बात करते हुए और कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। ये काफी इसके भी लंबा होने के चांसेस रहेंगे। तो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव typically this form occurs as the complement of verbs like seem, appear etc। यानी ये जो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव है ये वास्तव में वर्ब्स जैसे seem है, appear है, ऐसी वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड नाउअडेज, यानी वह आजकल कठिन परिश्रम करती हुई प्रतीत होती है या दिखती है या लगती है। इस तरह से द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव कैन बी रिप्लेस्ड बाय दैट क्लॉज। ये जो इस तरह की प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की, इसको हम दैट क्लॉज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इस दैट क्लॉज से उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं तो आपने यह क्लॉज या इस तरह का सेंटेंस सही बनाया है। जैसे इट सीम्स, शी सीम्स की जगह क्या हो गया, शी को तो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इट सीम्स दैट शी इज वर्किंग वेरी हार्ड नाउअडेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ नोट्स में तो शामिल मतलब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन इस ऐसे समझिए कि जिस समय आप बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव यूज कहाँ होता है, जिस समय आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और उसी समय पैरेलल कोई चीज साथ में चल रही है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि जिस समय मैं बोल रहा हूं और सपोज करिए आप उसी समय मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा यू सीम टू बी लिसनिंग टू मी। और अगर मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूं लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यू डोंट सीम टू बी लिसनिंग टू मी। इसी तरह से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और कहीं से किसी की आवाज आ रही है तो somebody seems to be shouting या somebody seems to be speaking to somebody else। यानी जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय ही कोई काम चल रहा है, उसके लिए मैं ये प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव उस चीज के लिए यूज किया जाता है। सपोज करिए जिस समय मतलब इन दिनों मुझे लगता है कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं या इन दिनों जिन दिनों में मैं आपसे बात कर रहा हूं इन दिनों में कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो मैं कहूंगा somebody seems to be hatching या somebody seems to be conspiring against me। कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ सा प्रतीत होता है। इस तरह से somebody seems to be following me, कोई व्यक्ति मेरा पीछा करता हुआ मुझे लग रहा है या लगता है। तो इस तरह से जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय यदि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तब आप प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। यहां पर यह ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप बोल रहे हैं और उससे पहले ही कोई काम खत्म हो चुका है, वह भी आगे टॉपिक में आएगा नहीं, ये अलग से मैं बात कह रहा हूं। यदि कोई काम हो चुका है और उसके बाद आप कोई बात कह रहे हैं उसके लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। और सामान्य परिस्थितियों में जब उसका कोई टाइम नहीं है, तीनों टाइम के लिए कोई बात संभव है, तब उसके लिए प्रेजेंट या सिंपल इन्फिनेटिव तब यूज किया जाता है। यानी
कोई भी बात कहते हैं, चलिए आगे चल करके फिर ये बात बताएंगे। तो दूसरा ये शी सीम्स टू बी वर्किंग को हमने यहाँ पर सीम्स का सब्जेक्ट हमने इट लगा दिया और शी को हमने क्या कर दिया, शी इज वर्किंग हार्ड नाउअडेज, इस तरह से करके हमने यहाँ लिख दिया शी इज वर्किंग हार्ड वेरी हार्ड नाउअडेज। तो इस तरह से इसको दैट क्लॉज में हमने यहाँ चेंज कर दिया। तो इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, राइट। तो अब इसके बाद अब है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव के विषय में मैंने बता दिया कि जब आप बोल रहे हैं उससे पहले ही कोई काम खत्म हो चुका है, यह बताने के लिए हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसमें देखिए चूंकि पास्ट की बात कहनी है तो वॉज वर का यूज कर सकते हैं। हालांकि जो पिछली बार जो पिछला सेंटेंस था कि शी सीम्स टू बी वर्किंग, तो हम वहां भी उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही सीम्स टू हैव ईटन फूड, यानी लगता है उसने खाना खा लिया है, या इसी को ऐसे कह सकते हैं वह खाना खाया हुआ लगता है। यू सीम टू हैव अंडरस्टूड माई टॉक, यानी तुम मेरी बात समझे हुए लगते हो, यानी कि लगता है तुम मेरी बात समझ चुके हो। तो हम इस तरह से परफेक्ट टेंस का हम यूज कर लेते हैं। मतलब परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हम इस प्रकार से करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसी में। was were perfect infinitive is used to express an unfulfilled plan in the past, यानी इस सेंटेंस में या इस तरह के कंस्ट्रक्शन में हम यह पढ़ते हैं was were प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। या परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही होता है। आगे चल के कहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, राइट। एंड ये जो यूज किया जाता है अनफुलफिल्ड प्लान। अनफुलफिल्ड प्लान का मतलब है कि कोई चीज होनी थी, किसी प्लान को पूरा करना था, लेकिन वह प्लान पूरा हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसको हम अनफुलफिल्ड प्लान कहते हैं। जैसे तुमको अभी तक यह कम चैप्टर पढ़ चुकना था, यानी अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उम्मीद थी पढ़ लेने की, लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए हम इसको अनफुलफिल्ड प्लान कहेंगे। जैसे आई वॉज टू हैव ट्रेवल्ड टू अमेरिका, मीन्स मुझे अभी तक अमेरिका जा चुकना था, यानी ट्रेवल कर चुकना था, मीन्स लेकिन मैंने अभी तक ट्रेवल किया नहीं है। तो बट आई डिडंट, तो आई वॉज टू हैव ट्रेवल्ड टू अमेरिका, मुझे अमेरिका में ट्रेवल कर चुकना था, यानी लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है। सेकंड, दे वर टू हैव गॉट मैरिड, यानी उनको अभी तक मैरिज कर चुकना था, तो दे वर टू हैव गॉट मैरिड बट दे डिडंट, लेकिन उन्होंने अभी तक मैरिज की नहीं है, या लेकिन उन्होंने की नहीं, ऐसे भी समझिए। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए, ऐसे हिंदी में इस तरह के जो सेंटेंसेस है, चुकना था, इनका अर्थ होता है चुकना था। जैसे तुमको अभी तक पुस्तक खत्म कर चुकना था, यू वर टू हैव फिनिश्ड द बुक बाय नाउ, उसे अभी तक सामान बेच चुकना था, ही वॉज टू हैव सोल्ड गुड्स बाय नाउ। इस तरह से ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का एक तो वॉज वर के साथ अगर हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब हम ऐसा कोई अनफुलफिल्ड प्लान एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में होना था लेकिन हुआ नहीं। दूसरा, मे, माइट, कैन, कुड, विल या मस्ट, तो इनके साथ हम यदि परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं तो इनके साथ जो आता है वो बेयर इन्फिनेटिव आता है। यही मेरे मुंह से यहाँ निकल गया होता फर्स्ट पॉइंट में, चूंकि वॉज पर ध्यान नहीं रहा मुझे। तो इनके साथ आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव मतलब देखिए यहाँ जैसे टू के हैव के साथ थर्ड फॉर्म टू आया है, यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर टू आया है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ टू नहीं आता है, तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मे, माइट, विल, कैन, कुड, विल, मस्ट के साथ सीधा परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव हो गया। तो अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो एक्सप्रेसेस एज असम्पशन। असम्पशन मतलब एक अनुमान की तरह यूज किया जाता है अबाउट अ पास्ट एक्शन, यानी हम कोई अनुमान लगाते हैं पास्ट के विषय में कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरा अनुमान है, या जो गणित संभावनाओं का मैं जो लगाता हूं वह उसके हिसाब से शायद फला व्यक्ति फला काम कर चुका है,
लेकिन फिर भी मैं पक्का पक्का नहीं कह सकता हूं। तो हम कहते हैं शायद वह सो चुका हो, शायद वह घर पहुंच चुका हो। तो इसका मतलब क्या है, शायद घर पहुंच चुका हो, शायद वह सो चुका हो, शायद उसने खरीद लिया हो, खरीद चुका हो। यानी शायद वह खरीद चुका है, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूं, मतलब मैं कंफर्म आपको नहीं कर सकता। शायद वह उसने खाना खा लिया है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं शायद वह खा चुका हो, सो चुका हो। तो ही मे या माइट हैव रिटन टू हर, यानी शायद उसने उसको लिख चुका हो, यानी कुछ लिख करके भेज चुका हो। हालांकि इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ही मे हैव माइट, ही मे हैव रिटर्न टू हर का मतलब है कि शायद वह उसको लिख चुका हो। लेकिन अगर हम कहते हैं ही माइट हैव रिटर्न टू हर, यानी उसने उसको लिख दिया होता। जैसे हम कहते हैं सांप ने उसको काट लिया होता, द स्नेक माइट हैव बिटन हर। तो इसी तरह से ही माइट हैव रिटन टू हर, यानी उसने उसको कुछ लिख दिया होता है, उसने उसको लिख दिया होता है, लिख के भेज दिया होता। यू विल या मस्ट हैव हर्ड द न्यूज। तो यू विल हैव हर्ड द न्यूज का मतलब हुआ कि तुमने यह खबर सुन ली होगी, यानी सुन चुके होगे। और वही अर्थ यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज, यानी तुम यह खबर सुन चुके होगे, यानी तुमने यह खबर सुन ली होगी। तो यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज, यानी तुम यह खबर सुन चुके होगे। इस तरह से इसका मीनिंग यहां पर हो जाएगा। थर्ड, शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, इसका मतलब यहां भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, तो ये शुड के साथ और परफेक्ट यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके जब हम लिखते हैं तो अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन मतलब कोई ऐसा ऑब्लिगेशन जो होना था, यानी ऐसी कोई कर्तव्य परायणता या ड्यूटी जो होनी थी लेकिन वो हुई नहीं। तो उसके लिए हम कहते हैं तुमको चाहिए था। जैसे हम कहना चाहते हैं कि तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, यानी कि तुमने की नहीं। तो यह विषय इस तरह की बात कहने के लिए शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। It is also used to express an assumption or deduction about a past action. Past action के विषय में इसमें कोई अनुमान लगाने के लिए भी इसी कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। As for example, she should have put up a notice. तो ये तो हो गया इस विषय पर कि ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए she should have put up a notice, उसको नोटिस पुटअप करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, भेजना चाहिए था या चिपकाना चाहिए था। शी शुड हैव कम टू ऑफिस, उसको ऑफिस आना चाहिए था। यू शुड हैव सेंट मी इंफॉर्मेशन, तुमको मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए थी। यू शुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड, यानी तुमको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये हो गया अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, यानी तुम्हारा कर्तव्य था इस काम को करना लेकिन तुमने वह किया नहीं। दूसरा है ही शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यानी इसमें भी क्या है, एक तो यह भी सेंस हो जाता है कि उसको अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था, यानी वह घर पहुंचा नहीं है। तो ये एक तरह का असम्पशन हो गया कि अब तो पहुंच गया होगा, हो सकता है शायद पहुंच गया हो। तो यह कहने के लिए भी शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, शायद वो अभी तक पहुंच चुका होगा, यह कहने के लिए भी शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज इस तरह से कर लिया जाता है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ought to प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ शुड के बाद तो हैव प्लस आता है, ought के बाद टू आ ही रहा है, तो यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब हो जाएगा यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि टू तो यहाँ लगाया हुआ है। या यूं कहिए कि ought ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ हमेशा कंप्लीट फुल इंफिनिटिव आता है, तो कोई भूल जाए लगाना, इसलिए ought के ही साथ टू लिख दिया जाता है। तो ought should have, ought to plus should have third form expresses an unfulfilled obligation in the past। तो ये और should और ought to या इक्वल होते हैं, तो इसलिए he ought to have read the papers, यानी कि उसको पेपर्स पढ़ने चाहिए थे, यानी कि उसने पढ़े नहीं, यानी कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं, यह कहने के लिए ought to have
प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। नीडेंट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव का भी मतलब है नीडेंट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका भी इट एक्सप्रेसेस एन अननेसेसरी और अनडिजायरेबल एक्शन। तो इससे इस एक्शन का भी जो इससे जो कंस्ट्रक्शन से ये दिखाया जाता है या बताया जाता है कि पास्ट में कोई काम किया गया लेकिन वह अननेसेसरी था। एक तो एक्सप्रेस एन अननेसेसरी और अनडिजायरेबल एक्शन परफॉर्म्ड इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम किया गया वो अननेसेसरी था और अनडिजायरेबल था, यानी उस काम को किया नहीं जाना चाहिए था। He needn't have scolded him so harshly, मतलब उसने उसको स्कोल्ड किया यानी डांट डपट की। तो ये जो डांट डपट की उसने so harshly मतलब बहुत हार्शली, उसने मतलब बहुत बुरी तरह से बहुत कठोरता से उसने डांटा। तो यानी उसने जो डांटा वह डांटने का काम उसको नहीं करना चाहिए था, यानी डांटने का काम करके उसने गलत काम किया। इसलिए नीडेंट हैव का यहाँ नीडेंट हैव मतलब नीडेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी तरह से कुड, माइट, वुड, शुड परफेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल बनाने के लिए भी कुड, माइट, वुड, शुड के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड गॉन टू जोधपुर, यानी अगर तुम जोधपुर जाते, यू वुड हैव सीन द उम्मेद भवन, तो तुम उम्मेद भवन वहां देखते। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इफ यू प्लस हैड यहाँ पर है। इफ यू हैड का मतलब है कि इफ के साथ ये परफेक्ट टेंस में आया है, तो दिस इज द कंडीशनल क्लॉज। और जब एक तरफ कंडीशनल क्लॉज परफेक्ट में होती है यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होती है, तो उसके दूसरे तरफ भी परफेक्ट में ही सेंटेंस आता है। तो परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ साथ या ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, और इस ऑक्सिलरी वर्ब में वुड हैव सीन मींस वुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यह होती है, तब यहाँ पर ये परफेक्ट इन्फिनेटिव बनता है। तो परफेक्ट कंडीशनल बनता है। तो अगर इधर कंडीशनल है तो यहाँ पर इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव होता है, परफेक्ट बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जो केवल इन्फिनेटिव को ही लेती हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इन्फिनेटिव को ही लेती हैं का मतलब है कि इनके साथ ऐसी स्थिति में जीरेंड का यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसी वर्ब्स हैं वर्ब्स दैट टेक एन इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जो इन्फिनेटिव को ही कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में लेती हैं, वो ये वर्ब्स हैं। वो अपीयर, क्लेम, फेल, प्लान, थ्रेटन, अटेम्प्ट, कंसेंट, होप, प्रॉमिस, विश, ये हैं। जैसे अर्थ अपीयर्स टू स्टैंड स्टिल, मतलब अर्थ जो है अपनी एक जगह पर खड़े हुए दिखती है, लगती है, इस स्थिति में अपीयर्स का यूज किया जाता है। ही सीम्स टू नो द सीक्रेट, ही होप्स टू विन अ मेडल, इस तरह से ये सभी मतलब इनके बाद इन्फिनेटिव ही आता है। कहने का तात्पर्य यह है दीज वर्ब्स डोंट टेक अ जीरंड, यानी इनके साथ जीरंड नहीं आता। वी डोंट से ही क्लेम्स नोइंग द ट्रुथ, इस तरह से हम यानी क्लेम्स के बाद सीधा जीरंड फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं या कहना नहीं चाहिए। प्रिजनर्स मैनेज्ड एस्केपिंग, ये भी नहीं हम यहाँ पर कह सकते हैं। प्रिजनर्स मैनेज्ड टू एस्केप यही कहा जाएगा। तो इस तरह से ये वे वर्ब्स हैं, ये लर्न आपको करने होंगे। ये वे वर्ब्स हैं जो सिर्फ अपने साथ इन्फिनेटिव ही लेती हैं। और ज़्यादातर ये जो वर्ब्स हैं वो एक ऐसी हैं जो जिनमें कोई डायरेक्ट सीधा एक्शन नहीं होता है। ये मेंटल वर्ब्स भी आप इनको कह सकते हैं, यानी ये माइंड के द्वारा ज़्यादातर डिसीजन लेने वाली वर्ब्स हैं। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी वर्ब्स नहीं है जैसे जंप करना, कूदना, दौड़ना, इस तरह की कोई डायरेक्ट सीधे मतलब एक्शन दिखाने वाली वर्ब्स नहीं है। एक्शन तो है लेकिन ये डिसीजन मेकिंग वर्ब्स हैं।
दूसरा है ये कुछ एडजेक्टिव्स है, ये एडजेक्टिव्स भी केवल इन्फिनेटिव ही लेते हैं, इनके साथ और कुछ नहीं आता है। एडजेक्टिव्स दैट टेक इन्फिनेटिव जैसे एबल, एंग्शियस, इजी, ईगर, ग्लैड, हैप्पी, हार्ड, रेडी, तो इनके साथ क्या है, इनके साथ यूजुअली एडजेक्टिव्स ही आता है। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, ग्रामर में रूल कोई भी हो लेकिन एक्सेप्शंस के लिए हमेशा कोई ना कोई जगह बनी रहती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ओनली एन इंग्लैंड्स लैंग्वेज, मतलब ऐसा नहीं है कि वह केवल इंग्लिश कहा जरूर जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी के भी शब्द आ गए हैं। उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं इधर उधर के, तो इसके कारण इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आपने कोई रूल याद लर्न किया है तो वो इंग्लिश का रूल तो हो सकता है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में वैसा रूल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ अगर वर्ड्स ग्रीक के हैं, लैटिन के हैं, तो फिर वो उनका सिंगुलर प्लुरल हुआ या उनके साथ एडजेक्टिव या जो भी संबंधित नियम है वो फिर उनके साथ अलग ही हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में रूल्स लर्न करने के बाद भी एक दो ऑप्शन कहीं भी कैसे भी मिल सकता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उससे पहले जो आपने रूल पढ़ा था वो किसी भी प्रकार से गलत था। एडजेक्टिव्स दैट टेक एन इन्फिनेटिव आर, ये एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव्स ही आते हैं। जैसे ही इजंट एबल, एबल के साथ टू रन फास्ट, दे आर रेडी, रेडी के साथ टू फाइट, वी आर ईगर, ईगर के साथ टू नो द रिजल्ट, यही आता है। एडजेक्टिव्स लाइक दीज डोंट टेक अ जीरंड, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ जीरंड नहीं आता है। वी डोंट से हम ऐसे नहीं कहते हैं ही इज एंग्शियस गेटिंग न्यूज, हम ऐसे नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ही इज एंग्शियस टू गेट द न्यूज, इस तरह से ही हम कहते हैं। आई एम ग्लैड सीइंग यू नहीं कहते हैं, बल्कि आई एम ग्लैड टू सी यू यह कहते हैं। नाउ इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव ये ऐसे है कि इनमें वर्ब आती है, वर्ब के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है। वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आर, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है वो वर्ब्स ये, जैसे आस्क है, कमांड है, कंपेल है, इनेबल है, इनकरेज है, फोर्स है, इंस्ट्रक्ट है, इनवाइट है, मेक है, अप्लाइज, ऑर्डर, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, सी, इनको ये ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिना ऑब्जेक्ट के आप इनके साथ इन्फिनेटिव नहीं लिख सकते। जैसे ही आस्क्ड मी टू कम, तो ही आस्क के साथ मी जरूर आएगा, अदरवाइज टू कम आपने ही आस्क्ड टू कम ऐसे नहीं कह सकते। वही सेंटेंस यहाँ पर है, देखिए आई आस्क्ड हिम टू वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आई आस्क्ड टू वेट नहीं कह सकते, यहाँ आस्क्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड रवि, आई आस्क्ड मनोज, आई आस्क्ड रीना, आई आस्क्ड मीना टू वेट अ मिनट, इस तरह से यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, तभी यहाँ पर इसके साथ इन्फिनेटिव कहा जाएगा। इसी तरह से ही कंपेल्ड या फोर्स्ड, कंपेल और फोर्स का दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। तो ही कंपेल्ड मी टू ओपन द डोर, ही कंपेल्ड मी टू ओपन द डोर, ही कंपेल्ड हर टू ओपन द डोर, यानी यहाँ भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। इसी तरह से आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है यहाँ इसके बाद, तो आई मेड हिम, यानी मेड के बाद क्या आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद ये बेयर इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसको कॉजेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं, यानी मैंने उससे गाना गवाया, इस तरह से कॉजेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग मीन्स आई, इसका भी मतलब, इस मेड का भी मतलब अगर हम यहाँ ये लगा दें फोर्स्ड, तो आई फोर्स्ड हिम, तो फिर यह टू सिंग हो जाएगा, आई फोर्स्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मैंने उसको गाना गाने के लिए मजबूर किया, यही इसकी मतलब इंग्लिश मीनिंग मेड का यही होता है। अगर हिंदी में कहते तो हम कहते हैं मैंने उससे गाना गवाया, जैसे टीचर्स बच्चों से गाना गवाते हैं स्कूल में, वो कहते हैं गाना गाओ, फिर बच्चे गाते हैं, वो टीचर कहते हैं कविता गाओ, तो फिर वो कविता गाते हैं, टीचर कहते हैं कि अच्छा नारे लगाओ, तो फिर वो नारे बोलते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मैंने उससे या बच्चों से, टीचर ने बच्चे से गाना गवाया, उसने उसको हंसाया, जोकर ने बच्चों को हंसाया, जोकर ने हमको हंसाया, हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जोकर मेड अस लाफ, यानी मेड के बाद अस आया,
और अस के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। तो इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आई, वर्ब के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस वी सॉ या वॉच्ड द प्लेन लैंड, तो ये भी क्या है, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। इसके विषय में पीछे हमने कहा था कि पूरी एक्टिविटी देखी। तो इस तरह से वॉच्ड के बाद ये क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर इन्फिनेटिव आया। Notice that in sentences like these the object can't be left out। इस तरह के sentences में object को नहीं छोड़ा जा सकता। We don't say I asked to make tea, हम ऐसे नहीं कह सकते। मैंने चाय बनाने के लिए कहा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। He commanded to open fire, उसने फायर ओपन करने का आदेश दिया, ऐसे नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कहेंगे he commanded soldiers to open fire, या he asked me, या I asked him to make tea, I asked her to make tea, इसी तरह से इसको कहा जाएगा। ओके इसके बाद है वर्ब प्लस इन्फिनेटिव और जीरंड। ये जो वर्ब्स है इनके साथ इसका मतलब ये है कि इनके साथ तो वर्ब्स दैट टेक एन इन्फिनेटिव और जीरंड, यानी इनके साथ दोनों में से कोई भी आ सकती है। वर्ब भी आ सकती है और इनके साथ जीरंड भी आ सकता है। जीरंड का सही प्रोनाउंसिएशन जेरंड होता है, लेकिन कई बार मतलब स्वभावतः आप लोगों को सुनने में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, उस डर के मारे मैं जीरंड ही बोलता रहता हूँ। जीरंड जेरंड में अंतर है। तो एडवाइस, एम, अलाउ, बिगिन, सीज, कंटिन्यू, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, प्रेफर, पर्पस, रिग्रेट, रिमेंबर, रिक्वायर, स्टार्ट, स्टॉप, ट्राई, वांट, इनके साथ आप दोनों में से कोई भी, यानी जीरंड भी ले सकते हैं और इन्फिनेटिव भी आप इनके साथ लगा सकते हैं। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या हो जाता है। जब आप इन्फिनेटिव इज द मोर यूजुअल, इसमें मतलब इन्फिनेटिव जो होता है वो मोर यूजुअल यानी ज्यादा प्रचलित होता है। जैसे ही इंटेंड्स टू पेंट द हाउस, तो ही इंटेंड्स टू पेंट द हाउस का मतलब है कि मतलब वो एक जनरल उसके अंदर इंटेंशन है। ही इंटेंड्स पेंटिंग द हाउस, तो ये ज्यादा यूजुअल नहीं है, इसको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है। स्टॉप इन्फिनेटिव, स्टॉप प्लस इन्फिनेटिव इंडिकेट्स पर्पस, यानी स्टॉप के साथ अगर हम इन्फिनेटिव लगाते हैं तो वह क्या है, पर्पस दिखाता है। इन्फिनेटिव लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए। तो अगर हम कहते हैं दे स्टॉप्ड राइटिंग, इसका मतलब है उन्होंने स्टॉप्ड मतलब सीज्ड का मतलब है कंप्लीट बैन, यानी टोटल बंद कर दिया लिखना, उन्होंने टोटल लिखना बंद कर दिया। जैसे कि सपोज करिए आप लेखक हैं और आप लिख करके ही आप कमाते हैं, लेकिन अब आपने लिखना बंद कर दिया, तो इट मीन्स अब आप कभी नहीं लिखेंगे, इसका मतलब यह हो गया। और दे स्टॉप्ड टू हैव अ रेस्ट, ये पर्पस हो गया, यानी वो मतलब थोड़ी देर के लिए उन्होंने कोई चीज रोकी, रेस्ट लेने के लिए थोड़ी देर के लिए भी रुके, उसके बाद फिर किसी चीज को कंटिन्यू कर देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ। दे स्टॉप्ड टू बाई पेट्रोल, तो ये मतलब ये जो स्टॉप्ड है ये इनका ये हॉल्ट की तरह है। जैसे हम कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर चल देते हैं, तो उस तरह के हॉल्ट की तरह यहाँ पर स्टॉप्ड प्लस टू हैव का मतलब एक हॉल्ट की तरह है। इसी तरह से दे स्टॉप्ड टू बाई पेट्रोल, यहाँ भी स्टॉप्ड टू बाई पेट्रोल मतलब वो पेट्रोल खरीदने के लिए रुके, तो ये भी उद्देश्य को यानी पर्पस को ही दिखाता है। यानी उसके बाद उन्होंने फिर कंटिन्यू कर दिया पेट्रोल लेने के बाद, यानी परमानेंट उन्होंने किसी चीज को बंद नहीं किया। इसके बाद फिर है an infinitive refers to an action on a particular occasion but a gerund indicates a habitual action। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ओकेजन यानी कि एक बार के एक्शन को दिखाता है, बट अ जेरंड इंडिकेट्स अ हैबिचुअल एक्शन, लेकिन जो जेरंड है वो हैबिट को दिखाता है, यानी जिस काम को करने की आपकी हैबिट है, अगर ये दिखाना है आपको तब तो आपको जेरंड यूज करना होगा, और कोई पर्टिकुलर एक बार की बात कहनी है आपको तो इसका मतलब तब आपको इन्फिनेटिव का यूज करना होगा और करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ही लाइक्स टू प्ले द वायलिन,
ही लाइक्स टू प्ले द वायलिन का मतलब है कि यह उसकी कभी कभार उसकी मतलब आदत तो है, पसंद तो है उसको, लेकिन कभी कभार जैसे कभी किसी पार्टी में गया तो वहां पर उसने बजा लिया, कहीं और किसी जगह मौका मिल गया तो बजा लिया, लेकिन हमेशा और रोज रोज नहीं। ही लाइक्स प्लेइंग द वायलिन का मतलब है कि यह उसकी आदत है और वह रोजाना किसी न किसी तरह से रोजाना इस काम को वह करता है, जब तक नहीं कर लेता तब तक उसको चैन नहीं मिलता, यानी वह मौके तलाशता ढूंढता है। तो ही लाइक्स टू प्ले द वायलिन का मतलब है ही लाइक्स, ही डज इट बट समटाइम्स, अकेजनली, कभी कभार, ठीक है। लेकिन लाइक्स प्लेइंग का मतलब है कि ये काम वह रोजाना पसंद करता है, यूजुअली पसंद करता है। इसके बाद है एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव और जीरंड। यहाँ भी इस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव और जीरंड में से आप कुछ भी ले सकते हैं। एडजेक्टिव्स दैट टेक एन इन्फिनेटिव और जीरंड, ये इस तरह के जो एडजेक्टिव्स जिनके साथ इन्फिनेटिव या जीरंड में से कुछ भी आ सकता है वो है बी अफ्रेड, बी सॉरी और बी अशेम्ड। जैसे ही इज अफ्रेड टू फाइट, ही इज अफ्रेड टू फाइट, तो अफ्रेड के बाद इन्फिनेटिव आ गया। ही इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, तो ये यहाँ जीरंड भी आ गया। लेकिन ये देखिए कि यहाँ 2 + फाइट है, यहाँ ये प्रेपोजिशन आया है अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद प्रेपोजिशन आया, उसके बाद तब ये आया है। इसी तरह से आई एम सॉरी टू हियर द न्यूज, यहाँ सॉरी के बाद इन्फिनेटिव आया है। एंड आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये सॉरी के बाद प्रेपोजिशन और उसके बाद फिर जीरंड आया है। तो यहाँ दोनों ही चीजें सॉरी के साथ दोनों ही आ सकते हैं। आई एम अशेम्ड टू ग्रांट योर रिक्वेस्ट, ये अशेम्ड के साथ इन्फिनेटिव आ गया। एंड आई एम अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी झूठ बोलने पर मैं शर्मिंदा हूं, तो अशेम्ड के साथ ऑफ आ गया प्रेपोजिशन, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जीरंड आ गया। तो इस तरह से इनके साथ जीरंड भी यूज किया जा सकता है और इनके साथ इन्फिनेटिव भी यूज किया जा सकता है। ये एडजेक्टिव्स हैं, और बी अफ्रेड, बी सॉरी और बी अशेम्ड। तो आज इस वीडियो में इसी पॉइंट तक, एंड इससे आगे फिर दूसरा टॉपिक जीरंड स्टार्ट होगा। तो जीरंड को हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।